इमेजिन करिए आप सुबह की न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने अचानक एक तस्वीर आती है कि काठमांडू का संसद भवन जल रहा है। हजारों नौजवान सड़कों पर हैं, हाथ में झंडे और मोबाइल की टार्च। कहीं पुलिस की गोलियां, कहीं भीड़ का गुस्सा और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है। And they want to control us just like a dictator. ये कोई अचानक से भड़का दंगा नहीं, बल्कि सालों से जमा असंतोष का नतीजा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी आंदोलन को जड़ से समझेंगे कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्यों सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी, प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और अब नेपाल के सामने कौन सी नए अवसर और चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहले जरा बैकग्राउंड देखें। जब हम पिछले 15 सालों में नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल एक ऐसा इकलौता देश है जहां की राजनीति अक्सर अस्थिर रही है। पिछले 15 सालों में सरकारें बार बार बदली और संविधान भी कई बार चर्चा में आया। युवा पीढ़ी को लगता है कि राजनीतिक स्थिरता के कारण रोजगार और शिक्षा के मौके कम हो गए हैं। अब आते हैं इस साल की घटना पर, जहां नेता और उनके बच्चे आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वहीं आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं। यही असमानता आंदोलन की सबसे बड़ी वजह है। इसी बात को छुपाने के लिए सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी। वजह बताई गई कंपनियों को नेपाल में लोकल ऑफिस खोलने और टैक्स नियमों को मानने के लिए बाध्य करना। लेकिन लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। खासकर जेनजी यानी कि 18 से 30 साल के नौजवान नेपाल में पॉलिटिशियंस की फैमिली लग्जरी लाइफ एक्सप्लोर कर रही थी, वहीं पर आम जनता अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और करप्शन की शिकार थी। वहाँ के यूथ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर डिपेंड था और अपना रेवेन्यू सोशल मीडिया से ही जनरेट करता था। लेकिन जब सरकार ने इन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया, उसके बाद वहाँ के यूथ ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये वही चिंगारी थी जिसने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और वहाँ के जेन जी और यूथ की मांग थी बैन हटाओ, पारदर्शिता लाओ, रोजगार के अवसर बढ़ाओ। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने शक्ति बढ़ाई, आंदोलन का टोन भी बदल गया। 8 और 9 सितंबर को हालात बिगड़ गए। काठमांडू और अन्य शहरों में झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और कई जगह जिंदा गोलियों का इस्तेमाल किया। इस झड़प में 19 नौजवान की जान चली गई और एक का तो सिर पर गोली लगने से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। जवाब में भीड़ ने संसद भवन, राष्ट्रपति निवास और सरकारी दफ्तर पर हमला कर दिया। संसद भवन और कई पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 51 लोग की जान चली गई है और 1300 से ज्यादा घायल हैं। अस्पताल में दबाव बढ़ गया, कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और उसी दौरान जेनजी ने नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर को पीटा, फाइनेंस मिनिस्टर को घर से निकाल कर लताड़ा और एक्स प्राइम मिनिस्टर को, वाइफ को ही उनके ही घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस बीच आंदोलन के बढ़ते दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कर्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यह कदम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पे बढ़ते राजनीतिक दबाव और देश में फैली अस्थिरता के बाद लिया गया। सुशीला कर्की जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, उनका व्यक्तित्व ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधी के रूप के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया और एक नई आम चुनाव की तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की। अब सवाल ये है कि क्या सरकार युवा और जनता के विश्वास को वापस जीत पाएगी? एक और दिलचस्प पहलू ये है कि प्रदर्शन के बाद कई जगह युवाओं ने खुद सफाई अभियान शुरू किया। उनका कहना था, हमने गुस्से में जो तोड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और आंदोलन के बाद एक नया नैरेटिव मिला, जैसे कह सकते हैं गुस्से के बाद जिम्मेदारी भी। सोशल मीडिया बैन अब हट चुका है, लेकिन आंदोलन सिर्फ बैन हटाने तक सीमित नहीं रहा। अब मांग है भ्रष्टाचार कम करो, नौकरियों के मौके बढ़ाओ, पब्लिक फंड का सही इस्तेमाल करो और प्रेस की आजादी को सुरक्षित करो। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार अस्थायी रूप से सुधार करेगी या सिर्फ संकट टालने के लिए कुछ वादे करेगी? क्या युवाओं का भरोसा वापस लाना संभव होगा? आर्थिक नुकसान का भी जिक्र जरूरी है। सरकारी इमारतें, होटलों और दुकान को आग से भारी क्षति पहुंची।
कुछ जेलों से कैदी भाग निकले, जिससे कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। इन नुकसानों की भरपाई में सालों लग सकते हैं। नेपाल की राजनीति पहले से ही संवेदनशील है। भारत और चीन दोनों यहाँ परोक्ष रूप से प्रभाव रखते हैं। इसलिए आंदोलन सिर्फ आंतरिक मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन पर असर डाल सकता है। पड़ोसी देशों के लिए ये एक सबक है कि युवाओं की नाराजगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आंदोलन के बाद सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच कई डायलॉग मीटिंग शुरुआत हुई है। कई जगहों पर लोकल प्रशासन ने युवाओं की नीति निर्माण में शामिल करने का वादा किया है। यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है अगर इसे गंभीरता से लागू किया जाए। एशिया में पिछले कुछ सालों से कितने देशों में बड़े बड़े आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और हिंसक हालात देखने को मिले हैं, और अब नेपाल भी उसी राह पर है। हर जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकारें दबाव में आ रही हैं और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सिर्फ एक आंतरिक असंतोष है या इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? क्या कोई बाहरी देश युवाओं की नाराजगी का फायदा उठा रहा है? या लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, या बदलाव की आवाज है? तो ये सिर्फ कहानी नेपाल की नहीं, ये उस पीढ़ी की आवाज है जो अपने अधिकार के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हट रही है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और जनता दोनों पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस पर चर्चा कीजिए। क्या नेपाल में ये बदलाव टिक पाएंगे? क्या दूसरे देशों के भी युवा अपनी आवाज को ऐसे उठा सकते हैं? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और नेपाल की इस कंट्रोवर्सी और जेन-जी को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर आपकी ओपिनियन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल इस संकट से सीख लेकर मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो पे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।